हाँ जी। गुड आफ्टरनून सभी को। फटाफट से लिखना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्लास टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं हम। पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर में क्या-क्या अपने को काम करना है? लिखेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कल हमने इंट्रोडक्शन दिया था। कुछ कोई बच्चा अगर नया जुड़ा हो तो वो कल वाला जरूर देख लेना इंट्रोडक्शन, ठीक है? पहला इसके अंदर लिखना बच्चों। एक तो होता है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरी होती है अपनी सर्विस प्रोवाइडर। दूसरे होते हैं सर्विस प्रोवाइडर। बच्चों, मैन्युफैक्चरिंग जो कंसर्न होते हैं ना, वो फिजिकल आइटम बेचते हैं, तो उसकी वो निकलवाते हैं टोटल कॉस्ट। तो आप यहाँ पे जो कॉस्ट पढ़ते हो वो कॉस्ट शीट का एक चैप्टर आएगा अपने। कॉस्ट शीट या जॉब कॉस्टिंग का एक चैप्टर आएगा। उसमें हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है उसकी टोटल कॉस्ट निकालेंगे। लेकिन अभी अपने को ना उन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है जो सर्विस देती हैं। तो सर्विस प्रोवाइडर जो यूज करते हैं ना, जो सर्विस की कॉस्ट कितनी होगी, सर्विस देने की कॉस्ट हिंदी में लिख लेना। सर्विस देने की कॉस्ट कितनी होगी, वो इस चैप्टर में अपने को पढ़ती है। और सर्विस देने की कॉस्ट में भी भैया सर्विस, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं सर्विस में, लेकिन अपने को यहाँ गिनी चुनी सर्विसेज के बारे में ही पढ़ना है। लिखना इसी के अंदर, इन दिस चैप्टर, इन दिस chapter we will learn we will learn how to calculate total cost of service. In this chapter we will learn how to calculate total cost of service, so that service provider can decide the selling price of service, ताकि सर्विस जो प्रोवाइडर होगा वो उसकी सेल प्राइस को डिटरमाइन कर पाए। इसी के नीचे आपको लिखना है सेलिंग प्राइस ऑफ सर्विस इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। टोटल कॉस्ट जितनी सर्विस देने में लगी है कस्टमर को, और कंपनी उसके ऊपर प्रॉफिट कितना कमाना चाहती है। पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे। पॉइंट नंबर 2, टाइप्स ऑफ सर्विस सेक्टर, टाइप्स ऑफ सर्विस सेक्टर इन आवर सीएमए एग्जाम। अपने सीएमए के एग्जाम में बच्चों कौन कौन सी सर्विसेज पढ़नी है। सर्विसेज लाइब्रेरी भी देती है, एरोप्लेन भी देती है, रेल भी सर्विस देती है, बस वाले भी देते हैं, हॉस्पिटल वाले भी देते हैं,
ओला उबर टैक्सी वाले भी सर्विस देते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉस्ट अकाउंटेंट भी अपनी सर्विसेज देते हैं, टीचर भी अपनी सर्विसेज देते हैं। दुनिया में तो बहुत तरीके की सर्विसेज है, लेकिन यहाँ पे हम जो ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर का मतलब जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो अपना काम बिल्कुल लीगल तरीके से और सिस्टमेटिकली तरीके से करते हैं ना, सिर्फ हम उन्हीं की कॉस्ट शीट निकाल पाएंगे, उन्हीं की कॉस्ट बता पाएंगे। तो एक लिस्ट लिख लो इसके अंदर कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमको कौन कौन सी इंडस्ट्रीज पढ़नी है। पहली इंडस्ट्री पढ़नी है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, वो होती है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में भी कई सारी इंडस्ट्रीज हैं। यहाँ पे अपने को ट्रांसपोर्ट में तीन इंडस्ट्रीज पढ़नी है। पहला पढ़ना है बच्चों बस ट्रांसपोर्ट, बस ट्रांसपोर्ट, बस ट्रांसपोर्ट। अच्छा एक बात बताओ, बस ट्रांसपोर्ट है, उसका कॉस्ट यूनिट क्या है? कॉस्ट यूनिट का मतलब बस वाले जो किराए हैं वो हल्की हो या भारी 10 रुपये सवारी टाइप लेते हैं, या फिर वो ये देखते हैं कि कौन कितना दूर जाएगा। मतलब ऐसा तो नहीं होता ना कि भारी सवारी है तो टिकट का पैसा ज्यादा लगेगा, हल्की है तो कम लगेगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। कहने का मतलब उसकी जो कॉस्ट यूनिट होती है, जो वो टिकट काटते हैं तो क्या क्या चीज देखते हैं वो। एक तो देखते हैं कि नंबर ऑफ पैसेंजर कितने हैं, कितनी सवारियां हैं, और दूसरा क्या देखते हैं, कौन सी सवारी कितनी दूर जाएगी। इसका मतलब वो दो फैक्टर देखते हैं, नंबर ऑफ पैसेंजर और किलोमीटर ट्रेवल। तो यहाँ पे जो कॉस्ट यूनिट बनेगी बच्चों उनकी, तो यहाँ पे आप लिखेंगे पर पैसेंजर पर किलोमीटर, इसी के आगे लिखेंगे पर पैसेंजर पर किलोमीटर देखते हैं वो। अच्छा भाई, दो तीन बातें और हैं यहाँ पे। एक्चुअल जीवन के अंदर तो है ना, दो वाली सीट पे तीन बैठ जाते हैं, और तीन वाली पे थोड़ा सा भाई साहब, थोड़ा सा बहन जी बच्चे को गोद में लेके एक और। लेकिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम क्वेश्चन आंसर करेंगे ना, जितनी सीट है उससे एक सवारी भी ज्यादा नहीं बिठाएंगे। अपन ऐसा नहीं कहेंगे चलो भाई छत पे चढ़ जाओ 15 जने, या खड़े हो जाओ बीच में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया। हम यहाँ पे जो कॉस्ट शीट बनाएंगे, जो कॉस्टिंग पढ़ेंगे, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर। जैसे एरोप्लेन में ऐसा हो सकता है क्या, एक वाली सीट पे दो या दो वाली पे तीन, ऐसा नहीं हो सकता है। तो हम ये मानेंगे कि बस ट्रांसपोर्ट में भी ऐसा ही एरोप्लेन वाला ही सिस्टम यहाँ पे चलेगा। जितनी सीट है उससे कम सवारियां हो सकती हैं, सीट से ज्यादा सवारियां अलाउड नहीं हो सकती। बस के बाद आती है बच्चों ट्रक वाले। देखे आपने कभी ट्रक ट्रांसपोर्ट, या मैं इसको बोलूं गुड्स ट्रांसपोर्ट। ट्रकों के पीछे शायरियां देखी होंगी आपने। ट्रकों वाले का हिसाब किताब करना है भाई, यहाँ पे ट्रक वाले अपना हिसाब किताब कैसे करेंगे। हाँ, एग्जाम्पल के लिए वोल्वो बस, वेरी गुड राघव, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया। वोल्वो बस वाले भाई जितनी सीट होती है उतनी सवारियां बिठाते हैं, ठीक है। गुड्स ट्रांसपोर्ट, मारुति सुजुकी की कारें गुड़गांव में बनती हैं और पूरे ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई होती है। वो चल के तो जाती नहीं। बड़े बड़े ट्रक देखे होंगे आपने, ये 20 टैरी ट्रक, 25 टैरी ट्रक, जिसमें बड़े बड़े ट्रक होते हैं, उसके अंदर भर के अपन पूरे ऑल ओवर इंडिया में गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ट्रक वाले जो हैं वो अपना उस गुड्स का पैसा कितना लेंगे, इसमें क्या क्या फैक्टर देखते हैं वो। ट्रक वाले क्या क्या फैक्टर देखते हैं, उसके हिसाब से किराया बताते हैं। एक तो देखते हैं वजन कितना भारी है, और दूसरा देखते हैं कितनी दूर लेके जाना है। जैसे इसमें पर पैसेंजर पर किलोमीटर था, तो क्या इसमें ऐसा हो जाएगा पर टन पर किलोमीटर। तो जनाब लिखो यहां पे इसके आगे पर टन पर किलोमीटर। वेट देखते हैं, वेरी गुड, पर टन पर किलोमीटर। ओके चलो जनाब, और देखते हैं भाई ये जो टैक्सी वाले होते हैं बच्चों, टैक्सी वाले, ओला उबर वाले, या ब्याह शादियों में टैक्सी करते ना, शादी के अंदर अपन एक गाड़ी करके लेके जाते हैं, वो क्या क्या चीज देखता है किराए में। शादी में तो वो देखता है कि शादी कितनी बड़ी पार्टी की है, उस हिसाब से मांगता है। लेकिन मैं फिर बोलूंगा यहाँ पे हम
ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कर रहे हैं, मौके की ताक को देख के किराए लेने वालों की बात नहीं करेंगे। ये ओला उबर वाले हैं, ये क्या क्या देखते हैं? क्या ये ऐसा देखते हैं कि कितनी सवारियां हैं? नहीं। छोटी गाड़ी बुक करिए, चाहे उसमें आप 2 जने बैठ के चले जाओ, चाहे अकेला चले जाओ, उसका हिसाब किताब अलग रहता है। ये सिर्फ ये देखते हैं कितने किलोमीटर के लिए बुक हुई है, कितने किलोमीटर के लिए बुक हुई है। तो क्या मैं टैक्सी के ऊपर लिख दूं? हाँ, पर डे की भी होती है, लेकिन अपन जैसे मान लीजिए अपने को 10-15 किलोमीटर ही जाना है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या देखेंगे? हाँ जी, लीटर क्या? नहीं नहीं नहीं, अपन तो ओला उबर नॉर्मल वाली की बात कर रहे हैं। ठीक है, अपन ने गाड़ी बुक करी है, अपने को 20-30 किलोमीटर जाके आना है, तो वो क्या देखेगा? वो सिर्फ और सिर्फ देखेगा कितने किलोमीटर की बुकिंग। बुकिंग मतलब आप कब चढ़े और कहाँ उतरे, तो उसको हम बोलेंगे पर बुकिंग किलोमीटर, पर बुकिंग किलोमीटर। लेकिन इसका कॉस्टिंग में नाम है ना, बुकिंग का नाम इफेक्टिव है, इफेक्टिव किलोमीटर। बुकिंग तो अपन जनरल भाषा में बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे हम इफेक्टिव किलोमीटर उसको बोलेंगे। जो बच्चे लेट जुड़े हैं भाई, लिमिट भी फिक्स्ड होती है, हाँ युक्ता, होती है फिक्स, लेकिन जनरली नहीं होती है। जैसे शहर में अपन जाएं 15-20 किलोमीटर के लिए, और जनरली यही चलता है सबसे ज्यादा, उसके अंदर ये लिमिट फिक्स नहीं होती। अच्छा, दूसरी बात, हमको कहीं घूमने जाना है, आउट ऑफ स्टेशन जाता है, तो उसके अंदर भी पर किलोमीटर बेसिस पे या पर डे बेसिस पे चार्ज करते हैं, वो अलग अलग सिस्टम होता है। लेकिन यहाँ पे अपन सबकी बात नहीं कर सकते, यहाँ एक सेंस की बात करेंगे। तो ओला उबर शहर में घूमती हैं, वो कैसे अपना किराया निकालती है। तो ट्रांसपोर्ट में बच्चों हमको 3, वैसे ट्रांसपोर्ट और भी होते हैं, समुद्र के रास्ते से ट्रांसपोर्ट, हवाई रास्ते से ट्रांसपोर्ट। ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके क्वेश्चन आंसर नहीं है, ठीक है। बी पॉइंट लिखेंगे ट्रांसपोर्ट के बाद बच्चों। दूसरी इंडस्ट्री जो है वो है हमारी होटल इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री। अच्छा जनाब, होटल में पैसा कैसे कैसे लगता है भाई? खाना खाने का नहीं देखना है ना। होटल में ठहरना, आप 5-7 दिन की छुट्टियां मनाने जाते हो, तो होटल में कमरा बुक किया आपने, तो उस कमरे का कितना रेंट होटल वाले लेंगे? तो बताओ होटल वाले क्या क्या चीज देखते हैं? एक तो ये देखते हैं कि रूम एसी वाला है कि नॉन एसी वाला है, सिंगल रूम है कि डबल रूम है कि ट्रिपल रूम है, मतलब नंबर ऑफ मेंबर देखते हैं एक तो। और फिर और क्या देखते हैं, वो कितने दिन के लिए बुक किया है। तो होटल में लिखना पर रूम पर डे, पर रूम पर डे, पर रूम पर डे। और इसको शॉर्ट भाषा में बच्चों अपन रूम डेज बोलेंगे, रूम डेज, या इसको बेड नाइट भी बोल सकते हैं। एग्जाम के बाद घूमने का आपको तो मौका मिला नहीं, है ना। सी पॉइंट लिखना बच्चों, सी पॉइंट। होटल के बाद हम पढ़ेंगे बच्चों हॉस्पिटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटल इंडस्ट्री। अच्छा, हॉस्पिटल वाले कैसे बिल फाड़ते हैं भाई? हाँ, एक तो ये देखते हैं कि कितने दिन भर्ती रहा, कितनी उसको दवाइयां दी, और उसने रूम कौन सा वाला बुक किया। आजकल डिलक्स वाले भी रूम होने लग गए हैं अलग अलग। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ी सी ही बात करेंगे, बड़ी बात नहीं करेंगे। यहाँ पे बेड बुक कितने दिन हुआ है, तो यहाँ पे लिखो बच्चों पर बेड पर डे, पर बेड पर डे। इसी को दूसरी भाषा में बोलेंगे बेड डेज। और तीसरा नाम इसका होगा बच्चों पेशेंट डेज, पेशेंट डेज। पर पेशेंट पर डे भी होता है, तो पर बेड पर डे बोल दीजिए, या बेड डेज बोल दीजिए सिर्फ, या पेशेंट डे बोल दीजिए, एक ही बात है। अच्छा भाई, घर पे तुम्हारे बिजली बिजली भी आती है क्या? डी पॉइंट लिखो बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी वाले सर्विस देते हैं कि सामान बेचते हैं? सर्विस ही होती है। पिछले बैच में एक बच्चा बोला सर ये तो बिजली वाले तो सर्विस कहाँ देते हैं, तो वो तो गुड्स देते हैं, हाथ में ले लिया करो उनकी, है ना। अलग जाएगा बेचारा, सर्विस देता था कि क्या देता था। बच्चों यहाँ पे लिखो आप पावर या इलेक्ट्रिसिटी,
इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है मीटर के अंदर, वो कैसे आता है? पर यूनिट आता है। अनुराग सैनी बोल रहे हैं सर, युक्ता बोल रहे हैं सर पर यूनिट, वेरी गुड वेरी गुड। पर दिक्कत एक और है, आपको जो बात को पता नहीं है, आपको ना कनेक्शन लेने से पहले एक लोड डिसाइड करना होता है कि मेरे यहाँ पे 5000 किलोवाट का लोड का कनेक्शन ले रहा हूं या 10,000 लोड का कनेक्शन ले रहा हूं। और देसी भाषा में कहूं तो आप ये मान लीजिए, आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई आप कितने बल्ब जलाएंगे, कितने फ्रिज चलाएंगे, कितने एसी चलाएंगे। इस बात को मेजर करने का जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है ना, उसको बोलते हैं किलोवाट आवर्स। जैसे दूध किलो में मापा जाता है, दूरी किलोमीटर में मापी जाती है, वैसे बिजली किलो में मापी नहीं जाती, वो किलोवाट आवर्स में मापी जाती है। तो बच्चों यहाँ पे लिखो किलोवाट आवर्स। एक जना बोल रहा है सर वोल्टेज, झटका लगा देंगे तेरे वोल्टेज का। तो किलोवाट आवर्स, किलोवाट आवर्स, KWH। हाँ, किलोवाट आवर्स। ओहो, एक पुरानी याद दिलाऊं आपको बच्चों, आप जब छोटे छोटे थे ना, तो आपको स्कूल बस लेने आती थी, है ना, और स्कूल बस का भी पैसा लगता था। एक बात बताओ, वो पैसा किलोमीटर के हिसाब से लेते थे या महीने के हिसाब से लेते थे? चाहे आप स्कूल में जाओ चाहे नहीं जाओ, जून की छुट्टियां होती थी तब भी पैसे लेते थे। तो यहाँ की कॉस्टिंग है जो है, तो ट्रांसपोर्ट स्कूल बस भी, लेकिन यहाँ का हिसाब किताब है ना, वो थोड़ा सा अलग होगा। तो यहाँ पे स्कूल बस जो है बच्चों, वो होगा पर स्टूडेंट पर मंथ, पर स्टूडेंट पर मंथ। और आपको थोड़ा सा बताऊं ना, वैसे देखते थे सर्कल, स्कूल से 10 किलोमीटर के एरिया में जो बच्चा आएगा उससे 1000 रुपए पर मंथ लेने हैं। स्कूल के 15 किलोमीटर एरिया से आएगा उससे 1200 रुपए या 1300 रुपए लेने हैं, समथिंग लाइक दैट। ऐसे एक स्केल होता था उनका। चाहे आप ऐसे थोड़ी ना बोल सकते थे स्कूल वालों को, कल हम नहीं आए थे तो बस का किराया हमारा वापस दीजिएगा आप। अब बोलेंगे साले 2 गालियां और देंगे, है ना। ऐसा नहीं होता था, मंथली होता था, पर स्टूडेंट पर मंथ, है ना, स्कूल बस। अच्छा भाई, पिक्चर तो देखने गए होंगे पिछले जन्म में, इस जन्म में तो 2-3 साल हो गई हैं बंद हो रखी है ना। सिनेमा, सिनेमा टिकट्स बच्चों, सिनेमा टिकट्स जो हैं उसका पैसा कैसे लिया जाता है? कौन सी सीट, प्लेटिनम, गोल्ड या फिर आगे वाली, है ना, ये देखा जाता है। चलो जनाब, तो इसमें लिखेंगे पर टिकट या पर जो आप आदमी पर पर्सन और पर शो। एक शो देखेंगे तो कम पैसा लगेगा, दूसरा भी शो देखेंगे तो ज्यादा पैसा लगेगा। तो पर टिकट पर शो लिखो इसके अंदर, पर टिकट पर शो, पर शो। एक और करते थे यार आप, स्कूल में ना एक प्रोग्राम होता था जिसको अपन बोलते थे स्कूल पिकनिक। और इस पे ज्यादातर बच्चों ने तो वो ऐसे ही लिखा है, गए नहीं कभी। स्कूल पिकनिक है ना, उसके अंदर बढ़िया बढ़िया ऐसे ही लिखा है। तो स्कूल पिकनिक के पैसे कैसे लेते थे आपसे? चलो दिल्ली ट्रेड फेयर में घुमाने ला के लेके चलते हैं, तो पर स्टूडेंट के हिसाब से लगते थे ना, उसमें थोड़ी देखा जाता था जो ज्यादा खाना खाएगा उसका ज्यादा पैसा है, जो कम खाना खाएगा नहीं। 500-600 रुपये, 1000 रुपये उस समय जो होता था वो लेते थे। टीचर्स फ्री जाते थे, है ना, टीचर्स फ्री जाते थे। तो यहाँ पे भी हम कॉस्टिंग जब करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे लिखेंगे पर स्टूडेंट, पर स्टूडेंट, पर एक लास्ट, चलो जनाब लास्ट। हाँ, और हमें 20 किलोमीटर पास ही घुमा आते थे सर, हाँ। H पॉइंट लास्ट, टोल टैक्स। सर्विस, सड़क की सर्विस देते हैं ना ये, टोल टैक्स वाले किराए कैसे लेते हैं? पर सिंगल है रिटर्न, एक तो ये देखते हैं, इसका मतलब पर व्हीकल देखते हैं और कितने किलोमीटर जाएगा, ये भी तो देखते हैं ना। यहाँ पे लिख दूं पर व्हीकल, टाइप ऑफ व्हीकल भी देखते हैं, पर व्हीकल और
लगभग पर किलोमीटर भी देख लेते थे। हालांकि अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किलोमीटर का ज़्यादा नहीं रहेगा, पर व्हीकल का ज़्यादा हम देखेंगे। इतनी इंडस्ट्रीज बच्चों हमको अपने यहाँ पे पढ़ के चलना है। तो कितने हो गए भाई, देखो एच 8 हो गए मेरे हिसाब से। 8 इंडस्ट्री बच्चों हमको यहाँ पे पढ़नी है। तो पॉइंट नंबर 2 हमारा क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 3 चलेंगे अब। कुछ बेसिक बेसिक बातें जो हैं। पॉइंट नंबर 3 लिखो कॉपी के अंदर। पॉइंट नंबर 3, सम बेसिक पॉइंट अबाउट ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। सम बेसिक पॉइंट अबाउट ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। इसके अंदर क्या क्या बातें आएंगी? पॉइंट ए लिखना है इसके अंदर। टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग will be divided in 3 parts. टोटल कॉस्ट है जो ऑपरेटिंग करने की है, सर्विस देने की है, उसके 3 पार्ट यहाँ पे होंगे। पहला पार्ट लिखेंगे बच्चों फिक्स्ड कॉस्ट, इसका दूसरा नाम होगा स्टैंडिंग चार्जेस। फिक्स्ड कॉस्ट या फिर स्टैंडिंग चार्जेस। इसके अंदर लिखेंगे दीज आर टाइम पीरियड कॉस्ट। टाइम पीरियड कॉस्ट। दूसरा पॉइंट लिखेंगे एग्जाम्पल रेंट ऑफ बिल्डिंग पर एनम, इंश्योरेंस पर एनम, सैलरी ड्राइवर। हम किसी आदमी को अपने व्हीकल पे सैलरी देते हैं, ड्राइवर की सैलरी पर मंथ होती है, एटसेट्रा। ऐसा खर्चा जो टाइम ड्यूरेशन के बेसिस पे लगता है उसको हम फिक्स्ड कॉस्ट बोलेंगे। बस में चाहे कितने भी सवारियां हो जाएं, ड्राइवर को सैलरी जितनी मिलती आई है महीने की उतनी ही मिलेगी। ये खर्चे वेरिएबल नहीं होंगे, फिक्स कैटेगरी में आएंगे। लिखना दीज कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट भी बोलते हैं, वेरी गुड गिरधर, पीरियड कॉस्ट भी बोलते हैं इसको। दीज कॉस्ट विल इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड या टाइम ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन। दूसरा पॉइंट लिखेंगे वेरिएबल कॉस्ट, इसका दूसरा नाम होगा रनिंग कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट या फिर रनिंग कॉस्ट। इसमें लिखना बच्चों एग्जाम्पल, डायरेक्टली एग्जाम्पल लिखना ऑयल, फ्यूल, ड्राइवर सैलरी बेस्ड ऑन किलोमीटर, या कमीशन बेस्ड ऑन किलोमीटर, एटसेट्रा।
जब हम व्हीकल ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तो ऐसे खर्चे जो किलोमीटर ज़्यादा होने पे ज़्यादा हो जाएँ, कम होने पे कम हो जाएँ, उसको अपन वेरिएबल कॉस्ट की कैटेगरी में रखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल तो सेमी वेरिएबल हो जाएगा भाई, में कुछ पोर्शन फिक्स रहता है, कुछ पोर्शन वेरिएबल रहता है। नेक्स्ट लिखेंगे दीज़ कॉस्ट विल इंक्रीज़ और डिक्रीज़ अकॉर्डिंग टू एक्चुअल रनिंग ऑफ व्हीकल। एक्चुअल रनिंग ऑफ व्हीकल। तीसरा लिखेंगे सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इसके अंदर लिखेंगे दिस इज द मिक्सअप ऑफ दिस इज द मिक्सअप ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। एग्जाम्पल रिपेयर एंड मेंटेनेंस इफ ब्रैकेट में लिखना इफ बेस्ड ऑन if based on time as well as किलोमीटर। टेलीफोन के भी होते हैं भाई। दूसरा एग्जाम्पल टायर ट्यूब एटसेट्रा। हाँ, टेलीफोन के एक्सपेंस भी लिख सकते हैं। देखो भाई सेमी वेरिएबल का मतलब है ऐसा खर्चा जो टाइम ड्यूरेशन पे भी डिपेंड करता हो और रनिंग पे भी डिपेंड करता हो। आपने कभी बाइक की सर्विस की अगर कार्ड बुक देखी हो तो उसमें ऐसा लिखा होता है फर्स्ट सर्विस 1000 किलोमीटर या 2 महीने विच एवर इज अर्लियर। या तो 1000 किलोमीटर चला लो तो सर्विस करवा लो, या नहीं चलाओ तो भी 2 महीने बाद खड़ी खड़ी की गाड़ी की भी सर्विस करानी पड़ेगी। तो अगर ऐसा है आपका कोई खर्चा तो उसको अपन कौन सी कैटेगरी में रखेंगे? सेमी वेरिएबल, क्योंकि ये टाइम ड्यूरेशन पे भी डिपेंड करता है और ये खर्चा नंबर ऑफ किलोमीटर पे भी डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो जेन्युइन आपके घर का जो बिल आता है ना, वो सेमी वेरिएबल होता है। उसमें अगर आप घर बंद करके 2 महीने छुट्टियों पे चले जाओगे ना तो बिजली का बिल जीरो नहीं आएगा। एक स्टैंडिंग चार्जेस हैं वो उसके अंदर आएंगे ही आएंगे। जैसे आप ओला उबर बुक करते हो, 1 किलोमीटर का 10 रुपया ओला उबर वाला लेता है, तो 1 किलोमीटर जाओगे 10 में नहीं छोड़ेगा आपको वो। उसमें फिक्स होता है 50 रुपये तो लगेंगे लगेंगे, प्लस हर किलोमीटर के 10 रुपये। मिनिमम बिल 60 रुपये का बनेगा ही बनेगा। तो ये 60 रुपये जो बने हैं ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट की कैटेगरी में आएंगे। ओके, डन जनाब। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए बच्चों, पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर ए कंप्लीट हो गया हमारा। पॉइंट नंबर बी लिखेंगे। एक यहां से आता है एमसीक्यू क्वेश्चन। पॉइंट नंबर बी का है वो एमसीक्यू क्वेश्चन आता है एक एग्जाम में। पूछता है आपसे डेप्रीशिएशन ऑफ व्हीकल इज वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। डेप्रीशिएशन ऑफ व्हीकल है वो वेरिएबल कॉस्ट होगी कि फिक्स्ड कॉस्ट होगी, ये पूछता। इसमें लिखेंगे केस नंबर 1। केस नंबर 1, पहला केस। अब थोड़ा सा डायग्राम बनाना शुरू करेंगे मेरे साथ। पेंटिंग वेंटिंग आती है क्या आप लोगों को थोड़ी? देखो ऐसी बस बनानी है आपको, एक बना लोगे थोड़ी सी बस, डब्बा टाइप बनाना है। ये बना दी भाई मैंने छत, ये लगा दिए इसके टायर,
ये है बच्चों बस, और इस बस में बच्चों ना 50 सीट है सवारियों के लिए। मैं आपको डेटा देता हूँ, ये बस मैंने परचेज करी थी, परचेज कॉस्ट है इसकी, वो है 5 लाख रुपए। हालांकि 5 लाख में बस आती नहीं है, मैंने लिख दिया है 5 लाख रुपए। और बच्चों एस्टिमेटेड क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ 5 years ऑफ लाइफ, 5 साल के बाद बच्चों ये 20,000 रुपए में कबाड़ के भाव बिक जाएगी। 5 साल ही इसकी लाइफ है। तो अगर मुझे डेप्रिसिएशन निकलवाना हो तो वो डेप्रिसिएशन निकलेगा पर एनम। डेप्रिसिएशन निकालना आता है क्या भाई? 5 लाख में से 20,000 माइनस करना पड़ेगा। तो आप पूरे 5 साल में कितने रुपए की बस कंज्यूम कर लोगे? 4,80,000 रुपीज की। और ये खर्चा कितने साल का है बच्चों? 5 ईयर का। तो बताओ हर साल का डेप्रिसिएशन कितने रुपए आया? कैलकुलेटर है आपके पास में? जस्ट 4,80,000 डिवाइड बाई 5, 96,000 आया ना। और ये कितने टाइम ड्यूरेशन का आया है? पर एनम। और मैं आपसे जानना चाहता हूं ये 96,000 है, ये फिक्स्ड कॉस्ट की कैटेगरी में रखोगे कि वेरिएबल कॉस्ट की कैटेगरी में रखोगे? वेरी गुड भाविका देवश्री, कौन सी कैटेगरी में रखोगे बच्चों इसको? क्या टाइम ड्यूरेशन की कॉस्ट है क्या ये? 1 साल का डेप्रिसिएशन निकला है ना, तो टाइम ड्यूरेशन का जो खर्चा है वो कौन सा खर्चा होता है? फिक्स्ड कॉस्ट। वेरी गुड। अब लिखेंगे केस नंबर बी। केस नंबर बी, केस नंबर बी में फिर से एक डायग्राम बनाओ, अच्छी सी बस बना लो भाई। अब की बार मैं ट्रक बना लेता हूं। ट्रक में बच्चों इसकी कैपेसिटी होती है ट्रक की, जैसे बस की कैपेसिटी होती है ना, वैसे ट्रक की भी कैपेसिटी हो सकती है। इसमें 10 टन वजन आएगा, ऐसी कैपेसिटी है। 10 टन वजन आएगा। मैं इसको परचेज करके लाया भाई। परचेज प्राइस 10 लाख रुपए में परचेज किया बच्चों। में एस्टिमेटेड क्रैप वैल्यू आफ्टर वैल्यू आफ्टर 4 लाख किलोमीटर लाइफ, ₹50,000। इस ट्रक की जो लाइफ है ना, वो मैंने ईयर्स में नहीं दिया आपको। इस ट्रक की लाइफ है 4 लाख किलोमीटर। 4 लाख किलोमीटर के बाद ये ट्रक कबाड़ हो जाएगा। अब मुझे आप डेप्रिसिएशन निकलवा दो, तो बताओ बच्चों क्या इस केस में मैं डेप्रिसिएशन पर एनम निकाल पाऊंगा क्या? नहीं निकाल पाएंगे। 10 लाख रुपए का है और 50,000 रुपए का बिक जाएगा। लेकिन ये जो लाइफ है ये कितने लाख किलोमीटर की है बच्चों? 4 लाख किलोमीटर। तो डेप्रिसिएशन आएगा ना, वो 1 किलोमीटर का आएगा इस केस में। तो 950 डिवाइड बाई 4 लाख, 2.375 इसके आगे लिख देंगे पर किलोमीटर। और मैं आपसे जानना ये चाहता हूं, ये जो डेप्रिसिएशन आपने पर किलोमीटर निकाल लिया है, दिस इज फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट? कौन सा खर्चा है भाई? ये वाला डेप्रिसिएशन वेरिएबल कॉस्ट होगा। ठीक है, यहां तक लिखिएगा फटाफट। तो यहां से एमसीक्यू क्वेश्चन क्या बनता है? अगर व्हीकल की लाइफ टाइम में गिवन है तो डेप्रिसिएशन होगा वो फिक्स्ड कॉस्ट होगा। और अगर लाइफ आपकी किलोमीटर में गिवन है तो वो वेरिएबल कॉस्ट होगा। ठीक है, जैसे अभी ये जो स्क्रीन लग रही है, इसकी लाइफ होती है ये 5,000 घंटे ही चलेगी। तो इसका जो डेप्रिसिएशन है, मान लीजिए 1 लाख रुपए का मशीन है ये, 1 लाख डिवाइड बाई 5,000 घंटे, तो
इसका जो डेप्रिसिएशन आएगा बच्चों वो वेरिएबल कॉस्ट की कैटेगरी में लिखा जाएगा। तो एग्जाम में छोटा सा एक क्वेश्चन आता है, इसमें आपसे ये पूछता है कि बताइए ये फिक्स्ड कॉस्ट की कैटेगरी में आएगा कि वेरिएबल कॉस्ट की कैटेगरी में आएगा। आज का लास्ट पॉइंट लिखेंगे बच्चों, सी पॉइंट। कौन सी वाली का? हाँ, टाइम ड्यूरेशन पे फिक्स है, देखिए लिखवाया ना मैंने। टाइम ड्यूरेशन है तो ये फिक्स्ड कॉस्ट है, और अगर किलोमीटर में लाइव गिवन है तो ये वेरिएबल कॉस्ट है। ओके, आज का लास्ट पॉइंट लिखेंगे बच्चों, सी पॉइंट। सी पॉइंट, व्हाट इज डेली लॉग शीट? डेली लॉग शीट लिखना है। इसके अंदर लास्ट पॉइंट 2 ही लाइनें लिखनी है। इन केस ऑफ ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, हाँ सी पॉइंट, एबीसी चल रहा है ना। इन केस ऑफ ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, ए बुक इज मेंटेन्ड, a book is maintained by every vehicle driver or staff for recording day to day expenses, day to day expenses. This book is known as daily log sheet। इसका भी एग्जाम में एमसीक्यू ही आता है कि डेली लॉग शीट क्या होती है। भाई, डेली लॉग शीट का मतलब है ट्रक का ड्राइवर, हमने उसको बोल दिया कि इसमें जब भी तू पेट्रोल डलवाए, हवा डलवाए, छोटे मोटे कोई भी खर्चे करवाए तो उसका एक खर्चों की लिस्ट रख लेना। वो जो बुक में जो लिस्ट रखता है उस बुक का नाम होता है डेली लॉग शीट। ठीक है, कल हम इस क्लास के बारे में और क्या जानेंगे यहाँ पे। कल हम आपके साथ स्टार्ट करेंगे एक एक करके इंडस्ट्री की टोटल कॉस्ट निकालनी, कस्टमर से कितने पैसे टिकट के बदले में वसूल करने हैं। कस्टमर कौन होता है? जो कष्ट सह सह के मर जाए, वो कौन होता है? कष्ट कस्टमर होता है। क्योंकि बिजनेस के अंदर कोई भी कष्ट हुआ तो अल्टीमेटली वो वसूल किससे किया जाएगा? कस्टमर से, है ना। जियो ने आपको 1 साल तक फ्री नेट दिया था ना, तो वो उसने बहुत कष्ट सहे थे 1 साल तक जियो ने फ्री में। वो सारे के सारे कष्ट किसके ऊपर डाले गए फिर? कस्टमर पे। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? कस्टमर पड़ा है। ठीक है, तो कल हम देखेंगे कस्टमर के ऊपर कितने कष्ट हम डालेंगे। बिजनेस में जो भी चेंज होता है ना, उसकी अल्टीमेटली रिकवरी कस्टमर से ही होती है। ठीक है, नहीं होती है क्या? अभी जो क्लास चल रही है, आपको जो बैकअप मिलेगा वो सारा का सारा अल्टीमेटली, है ना, समझ गए ना आप कॉस्टिंग के आदमी, आपको पहले समझ में आना चाहिए। क्यों भाई जवानों? सबसे ऊपर वाली स्क्रीन दिखा दो, खुशी गुप्ता। कितनी खुश रहती हैं आप खुशी? सबसे ऊपर वाली स्क्रीन ये है भाई। आज हमने ज्यादा तो नहीं लिख दिया है, 3 पेज ही लिखे ना। ये पेज ना, ये फेल होने की पहली निशानी होती है। जैसे आप बना रहे हो, कुछ भी आ जाओ, एग्जाम दिसंबर में ही देने ना, पक्का। तो अभी से एक एक दो दो पेज सही से लिखना स्टार्ट करोगे ना, तो ही बेड़ा पार होगा, वरना बेड़ा पार होना ये इंटर है बाबू। हाँ जी, गिरधर बोल रहे हैं यूट्यूब पे ही डाल देना सर, कस्टमर डेफिनेशन बाई पुनिया सर। अच्छा ठीक है भाई, कस्टमर की डेफिनेशन आ गई है। चलो, तो यहाँ तक बच्चों आपको आज पढ़ के आना है। कल की बातें आपसे और करेंगे। मोटी सारी कॉपी लगानी है आपको, खूब लिखवाऊंगा, खूब लिखवाऊंगा आपको। ठीक है, लिखते ही रहेंगे, आपको बहुत कष्ट दूंगा मैं आपको।
ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं बच्चों कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। कल मिलेंगे आपसे। ओके, थैंक यू। अभी 2-5 मिनट का ब्रेक रहेगा, उसके बाद नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी।